हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो वंशागति और विविधता के सिद्धांत, है ना। क्लास 12 के लिए वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर में कुछ टॉपिक है, उसी को देखेंगे, जिसमें कि खास टॉपिक जो है वो है म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन के बारे में देखेंगे। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, यह कैसे संपन्न होता है, इसके प्रकार कितने हैं, ये सब की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखें म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है। कहा जाता है कि हम लोग देखते हैं सामान्यतः कोई भी ऑफस्प्रिंग संतान जीवों के जो उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल अपने जनक के समान नहीं होते, है ना। उनमें क्या होती है कि कुछ कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। वो अपने जनक से थोड़ा बहुत अलग होते हैं। उनके गुणों को तो रखते हैं, लेकिन उनके गुणों को रखते हुए उनमें कुछ न कुछ अलगाव पाया जाता है, जिससे कि वो अपने पेरेंट से अलग दिखाई पड़ते हैं, है ना। यहाँ तक कि वो जब अपने पेरेंट के दो संतानों के बीच में कंपैरिजन हम लोग करते हैं, तो उन दो संतानों के बीच में भी क्या होती है कि कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। ये विभिन्नताएं, है ना, क्यों आती है, तो जानते हैं कि दो युग्मक मिलते हैं, दो युग्मक, है ना, नर और मादा दोनों से युग्मक मिलते हैं, और ये युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो गुणसूत्र आपस में रिकम्बिनेशन करते हैं, पुनः संयोजन करते हैं, और उस पुनः संयोजन के फलस्वरूप क्या होता है कि गुणसूत्र के कुछ पार्ट इधर से उधर एक दूसरे से मिल जाते हैं क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया के समय। और उस क्रॉसिंग ओवर के प्रक्रिया के समय जो रिकम्बिनेशन होता है, दो अलग अलग गुणों का आपस में मेल होता है, नर और मादा के गुणों का आपस में जो मेल होता है, उस मेल से क्या होता है, एक नए गुण की उत्पत्ति होती है, या पुराने गुणों से थोड़ी मात्रा में ये नए गुण जो होते हैं अलग हो जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। यही लिखा गया है यहाँ कि सामान्यतः संतानों के गुण अपने जनक से बहुत मिलते जुलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जनक के दो पैर हैं, दो पैर हमारे पास भी होंगे, दो हाथ है, दो हाथ हमारे पास भी होगी। आंख का पोजीशन है तो आंख अपने पोजीशन पर रहेगा, नाक का जो पोजीशन है वही संतति में नाक का पोजीशन रहेगा। लेकिन नाक की बनावट जो थी पहले, है ना, दोनों नर और मादा दोनों के माता पिता दोनों के नाक की बनावट अलग अलग थी, या थोड़ी बहुत विभिन्नता उनमें थी, और ये दोनों विभिन्नताएं जब आपस में मिली तो एक नई विभिन्नता को जन्म हुआ, है ना। तो ये विभिन्नता हुआ, है ना। ढेर सारी भिन्नताएं मिलकर के विभिन्नता का निर्माण करती है। ये अनुवांशिक या वातावरण के प्रभाव से हो सकते हैं। हम देखें, अभी अनुवांशिक रूप से देखें, वातावरण में रहते रहते भी कई सारे परिवर्तन होते हैं जीवों में, तो वो होते हैं। तो याद रखेंगे कि जो अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, है ना, जो गुणसूत्र में परिवर्तन आणविक स्तर पर, डीएनए के स्तर पर जो परिवर्तन हुआ, वह अगली पीढ़ी में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। लेकिन जो वातावरण के कारण उन्होंने एक्वायर किया था, वे विभिन्नताएं आगे नहीं स्थानांतरित होगी। जैसे कोई व्यक्ति है ना, वह लगातार तालाब में तैरने का कार्य करता है, स्विमर है, तो वो लगातार तैरता है, तो वातावरण के कारण उसके शरीर में कुछ न कुछ एडेप्टेशन आया, जो कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा, क्योंकि इसके वजह से उनके जीन में कोई बदलाव नहीं आया, है ना। तो ये हुआ। अब इसी तरह से डिफाइन करते हुए म्यूटेशन किसको कहते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा वेरिएशन। म्यूटेशन किसको कहते हैं, तो लगातार जीवों में ये वेरिएशंस जमा होते जाएंगे, है ना, जमा होते जाएंगे, एकाएक सडन एक नया परिवर्तन सामने आएगा, तो उसी को म्यूटेशन कहते हैं। कह सकता है कि म्यूटेशन इज ए सडन रैंडम हेरिटेबल चेंज इन ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल which cause all the cell derived from to be different in structure and behavior। मतलब जीवों के सेल में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया, है ना। उसने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया, और यह जो है इसके वजह से जीवों के स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर में परिवर्तन हुआ, तो यह क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है।
किसी भी जीव में अचानक होने वाला विशाल असतत भिन्नता है जो वंशागत होता है, उसे ही म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का डिफाइन यहाँ है ना। अब देखें कि म्यूटेशन की शुरुआत किसने की थी, है ना। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ह्यूगो डी वेराइज। 1901 में इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज, साइंटिफिक नेम है इस फ्लावर का ओइनोथीरा लमेरकियाना, ओइनोथीरा लमेरकियाना, इसके ऊपर उन्होंने म्यूटेशन का प्रयोग किया था। इस पर जब प्रयोग किया, किसका, म्यूटेशन का प्रयोग मतलब मेंडल के वंशागति का प्रयोग किया और उसके आधार पर उन्होंने अपना म्यूटेशन का नियम दिया था। तो जब इन्होंने इस पर प्रयोग किया तो क्या देखा कि कुछ जो पौधे थे उनके फूल बड़े और पुराने फूल से अलग दिखाई दे रहे थे, है ना। तो इस नए बड़े पुराने नए फूल को इन्होंने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया इन्होंने ओइनोथीरा गिगास, है ना। इसका नाम क्या दिया, ओइनोथीरा गिगास, है ना। जो मुटेंट फ्लावर आए थे उसका नाम दिया ओइनोथीरा गिगास, है ना। ये कैसे थे, म्यूटेशन थे, उत्परिवर्तित थे, है ना। क्या थे, म्यूटेशन थे। म्यूटेशन के कारण इनका निर्माण हुआ था और उत्परिवर्तित थे, ठीक है। उसके बाद म्यूटेंट फ्लावर कहलाए ये, ठीक है। इसमें क्या था, पहले तो हमारे ओइनोथीरा गिगास में 40 क्रोमोजोम थे, 2n था। लेकिन जब ये म्यूटेंट फ्लावर का निर्माण किए तो ये क्या बन गए, टेट्राप्लॉइड बन गए, 4 सेट ऑफ क्रोमोजोम को ये रखने लगे थे, ठीक है। आगे है कि याद रखना है कि म्यूटेशन कहाँ हो सकता है, तो म्यूटेशन सोमैटिक सेल में भी हो सकता है और म्यूटेशन कहाँ हो सकता है, जर्म सेल में भी हो सकता है। म्यूटेशन दोनों जगह हो सकता है, जर्म सेल में भी और कहा, सोमैटिक सेल में भी। तो सोमैटिक सेल में जो म्यूटेशन होगा वह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जो जर्म सेल में म्यूटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अगला पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। एक या अधिक, आप देखिए कि इतना समझ गए म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कहाँ का प्रयोग किया, हमारे ह्यूगो डी वेराइज ने म्यूटेशन का प्रयोग कहाँ किया, इसको हम लोगों ने समझा। अब देखना है कि एक या अधिक जीन में उत्परिवर्तन होता है तो एक या अधिक लक्षणों को प्रभावित कर सकता है। अगर एक या अधिक जीन में क्या हो, म्यूटेशन हो, तो वो क्या कर सकता है, एक से अधिक लक्षणों को ही प्रभावित कर सकता है, या फिर एक जीन में म्यूटेशन होगा तो सिर्फ एक ही लक्षण को प्रभावित करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अनेक जीन में म्यूटेशन होगा तो अनेक जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो भी एक ही लक्षण को प्रभावित करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग जीन में म्यूटेशन हो, अलग अलग लक्षणों को प्रभावित करे। जैसे कि एक उदाहरण देकर के देखे हैं कि पी प्लांट जो है ना, और वही कह रहा है कि एक कभी कभी एक ही जीन में म्यूटेशन हुआ और एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित करेगा। अब कह रहा है कि पी प्लांट एक म्यूटेशन में फूल का रंग कैसा था, सब लाल था, उससे क्या हो गया, सफेद हो गया, है ना, और साथ में बीज का कलर जो था वो भूरा से सफेद हो गया। तो ये म्यूटेशन जो है इस तरह का म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन को बहुप्रभावी म्यूटेशन कहा जाता है। किस कंडीशन में, जब एक से ज्यादा लक्षण, है ना, एक जीन में परिवर्तन के कारण एक से ज्यादा लक्षण प्रभावित हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुप्रभावी म्यूटेशन कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक म्यूटेशन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक म्यूटेशन कहते हैं। अब देखिए कि म्यूटेशन का प्रकार कितना है ना, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूटेशन जो है आकार के आधार पर, म्यूटेशन आकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक बृहत म्यूटेशन और एक सूक्ष्म म्यूटेशन। बृहत म्यूटेशन को लार्ज या माइक्रो म्यूटेशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें फिनोटाइप में लक्षण दिखाई देगा। लार्ज म्यूटेशन, बृहत म्यूटेशन अगर होगा तो लक्षण हमें कहाँ दिखाई देगा, जो बाहरी लक्षण है वो हमको दिखाई देगा, है ना। इसमें गुणसूत्र की संख्या और संरचना में परिवर्तन होता है। बृहत उत्परिवर्तन में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या और उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। जबकि सूक्ष्म परिवर्तन जो होता है वो कहाँ होता है, तो डीएनए या आणविक स्तर पर। माइक्रो म्यूटेशन, स्मॉल म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए या आणविक स्तर पर होता है। यह इसके लक्षण जो है उसके जीन के पैटर्न को परिवर्तित करते हैं, ठीक है।
उसी तरह से आगे हम लोग देखें कि दिशा के आधार पर म्यूटेशन, है ना, दिशा के आधार पर अग्र या फॉरवर्ड म्यूटेशन, है ना, जब म्यूटेशन क्या हो, उसके जो पुराने कैरेक्टर थे, ओल्डर कैरेक्टर जिसके कारण वो था पृथ्वी पर, वाइल्ड कैरेक्टर जो थे उसमें परिवर्तन हो और एक नए हाइब्रिड कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो, है ना, तो इसे फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। इसे मटर का रंगीन पुष्प जो था पहले होता है वही नेचुरल है उसका, लेकिन उससे क्या हो जाए, सफेद फूल का निर्माण हो जाए, उसमें सफेद फूल लगने लगे, तो ये म्यूटेशन है। कैसा है, फॉरवर्ड म्यूटेशन है, आगे की ओर है। एक है प्रतिलोम या रिवर्स म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि जीव का वाइल्ड कैरेक्टर जो है, वाइल्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या था वाइल्ड कैरेक्टर, रंगीन पुष्प, है ना, तो वाइल्ड कैरेक्टर की ओर हो जाए, तो यानी कि सफेद पुष्प रहेगा, हाइब्रिड पौधा जो है वो फिर से क्या करेगा, रंगीन पुष्प बनाने लगेगा, यानी कि पीछे लौट गया कैरेक्टर, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिलोम म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेशन के कई सारे प्रकार है। इसे म्यूटेशन गुणसूत्रीय म्यूटेशन, है ना, क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहते हैं इसको। दूसरा है जीन म्यूटेशन, जीन में परिवर्तन होगा। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन दो प्रकार का है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम, गुणसूत्र की रचना में परिवर्तन। तो न्यूमेरिकल चेंज जो है वो दो प्रकार का है, यूप्लॉइडी और एनयूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एनयूप्लॉइडी, ये दो प्रकार का है ना, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम की संरचना में जो परिवर्तन होगा उसको क्रोमोजोमल एब्रिविएशन या विपथन कहते हैं, है ना। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे उत्परिवर्तन के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में, है ना। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में बताया कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है वो दो तरह का है। एक तो आपका है कि संख्या, है ना, नंबर में चेंजिंग आ जाएगा, पहला क्या है कि नंबर में चेंजिंग आ जाएगा, और दूसरा जो है स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, है ना। तो नंबर में चेंज और स्ट्रक्चर में चेंज में क्या है, पहले संख्या में परिवर्तन को देखते हैं। जब म्यूटेशन होगा तो संख्या में क्या परिवर्तन हो सकता है, जीव में गुणसूत्र की संख्या हम जानते हैं कि निश्चित होती है, जैसे ह्यूमन में डिप्लॉयड सेल में कितना होता है, 2n में 46 क्रोमोजोम होता है, यानी कि आधा जो है 23 जो है वो मेल से और 23 जो है फीमेल से आया है, ठीक है। मैज में, मकई में 2n बराबर कितना होता है, 20 क्रोमोजोम, पी में 2n इक्वल टू 14 क्रोमोजोम, यानी कि हैप्लॉइड में 7 क्रोमोजोम है। अब इसमें क्या है कि जब किसी भी जीव में क्रोमोजोम की संख्या में परिवर्तन होता है ना, जब संख्या में चेंजिंग होगा तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। संख्या में चेंज को क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला है सुगुणिता यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या है, अगुणित सेट में संपूर्ण वृद्धि हो जाता है ना, हैप्लॉइड सेट का कंप्लीट एडिशन होता है। जैसे यहाँ पर क्रोमोजोम मटर में कितना था, 2n इक्वल टू 14 था, तो 14 में प्लस और हैप्लॉइड इक्वल टू n इक्वल टू इसमें कितना है, 7 है, तो इसमें 7 का और एडिशन हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। 3n इक्वल टू कितना, 21 क्रोमोजोम। इसी तरह से या फिर हो सकता है 4n हो जाए, तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, तो 4n इक्वल टू कितना, 28 क्रोमोजोम। तो ये हुआ कंप्लीट सेट का बढ़ना, एक सेट का बढ़ना। तो वही लिखे हैं कि अगर 3n हो तो इसको ट्राइप्लॉइड कहा जाता है, 4n टेट्राप्लॉइड, 5n पेंटाप्लॉइड, इस तरह से इसको, और इससे ज्यादा हो तो पॉलीप्लॉइड कहते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि मूल क्रोमोजोम 2 से अधिक बार आ जाते हैं, जैसे कि ये होना चाहिए था ये, है ना। अब क्या हो गया कि आ गया 3 है, ये हो गया, इसमें 4 आ गया, है ना, 4n का सूचक है। तो इस तरह से मूल क्रोमोजोम क्या है, जैसे A और B को आना था, तो या A दूसरे से आता क्या, स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर क्या आया कि ये जो है मेन क्रोमोजोम जो है वो मूल क्रोमोजोम 2 से अधिक बार आ जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्वबहुगुणिता कहते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। माने एक ही हैप्लॉइड जो है वो रिपीट हो गया, हैप्लॉइड सेट ही क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अगर दो अलग अलग का, है ना, 2 हैप्लॉइड आकर के और वो दोनों बढ़ जाए, दोनों हैप्लॉइड से, मेल और फीमेल दोनों से, जैसे कि इसमें एक n आ रहा है मेल से, मटर में एक n आ रहा है किससे, मेल से, और दूसरा n किससे आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। तो एक मान लेते हैं क्या है, कैपिटल ए है, दूसरा क्या है, स्मॉल ए। अब ये क्या हो जाए, कैपिटल ए भी बढ़ जाए और स्मॉल ए भी बढ़ जाए, है ना, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट 2n की बढ़ोतरी हो गई। तो ये इसी तरह से कंप्लीट इसमें 3n की बढ़ोतरी हो गई।
तो अगर दोनों जीनोम जो है बढ़े तो उसको क्या कहते हैं, एलो पॉलीप्लॉइडी। दोनों जीनोम बढ़े, मेल और फीमेल दोनों का जीनोम बढ़ गया तो इसको क्या कहते हैं, एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। दिखाया जा रहा है यहाँ। उसी तरह से एक है असगुनिता, एनु पॉलीप्लॉइडी। एनु पॉलीप्लॉइडी क्या है, तो ये साधारण गुणित नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक या दो क्रोमोसोम की अधिक या कम हो जाएगा, है ना, अधिक या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले कम वाला कंडीशन को देखते हैं। तो डिप्लॉयड में क्या हो जाएगा, एक या दो क्रोमोसोम की हानि हो जाएगी। एक क्रोमोसोम की हानि होगी, अलग नाम दिया जाएगा। दो क्रोमोसोम की हानि अलग होगा, जैसे मोनोसोमी, इसमें 2n-1 होगा। इसे हम जानते हैं कि ह्यूमन में क्या है, तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है ना। ह्यूमन में कितना है, 46 क्रोमोसोम है। अब इस ह्यूमन में क्या हो गया कि 46 क्रोमोसोम, ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम में कितना हानि दिखा रहा है, पहला मोनोसोमी दिखाना है 2n-1, तो 2n-1, 2n-1, तो 2n-1 होगा तो कितना हो जाएगा, 45 क्रोमोसोम हो जाएगा, है ना। एक खत्म हो गया। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है किसका, टर्नर सिंड्रोम का। इसमें 44 ऑटोसोम है और एक एक्स है और दूसरा क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। तो इस तरह के पेयर को क्या कहेंगे, वन पेयर हानि हो गया, है ना। तो ये अपने कैरेक्टर को जो है, फीमेलियन कैरेक्टर को बेहतर तरीके से शो नहीं कर पाएगा। उसी तरह से नलीसोमी है 2n-2, है ना। अगर कंप्लीट एक पेयर की हानि हो जाएगी तो जीव जो है वो शक्ति विहीन हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, असक्रिय हो जाता है, ठीक है, नलीसोमी। एक है हाइपर पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोम एक या दो गुणसूत्र की वृद्धि होना है, तो इसका एग्जाम्पल है ट्राइसोमी। 2n+ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एक बीमारी हमारे ह्यूमन में आता है, इसको कहते हैं मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बच्चा जो है वो मंद बुद्धि का हो जाता है ना। और धतुरा में तो हमेशा ऐसा पाया जाता है, धतुरा प्लांट में हमेशा ट्राइसोमी देखने को मिलता है। उसी तरह से डबल ट्राइसोमी में एक एक क्रोमोसोम, अलग अलग प्रकार का क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। टेट्रासोमी में, है ना, एक कंप्लीट सेट बढ़ जाएगा, एक ही पेयर क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन को अगर देखते हैं तो संरचना की परिवर्तन में क्या है, डिफिशियंसी है। इसमें क्या हो जाएगा, संरचना में ही म्यूटेशन आएगा, है ना। तो डिफिशियंसी में क्या हो जाएगा कि किनारे वाला खंड का अभाव हो जाएगा, है ना। किनारे वाला खंड जो है वो गायब हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई क्रोमोसोम है, ये बड़ा सा क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पर से 6 और 7 जीन जो है गायब हो जाएंगे। 6 और 7 जीन जो हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, किनारे वाला खंड, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, डिफिशियंसी कहलाएगा। एक है विलोपन, डिलीशन, इसमें बीच के खंड का अभाव हो जाता है। जैसे देखिए कि हमारे पास क्रोमोसोम है 1 2 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था इस पर जीन का पैटर्न, लेकिन यहाँ पर 3 का नंबर 3 जीन का क्या हो गया, डिलीशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डिलीशन का उदाहरण। उसी तरह से डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में यहाँ पर दिया है जीन पैटर्न 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहाँ पर 3 नंबर जीन जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो डबल हो जाएगा तो कैरेक्टर में भी चेंजिंग आना है, तो यही म्यूटेशन है, ठीक है। उसके बाद है इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है कि एक खंड टूटा और वो क्या होता है, जाकर के विपरीत क्रम में जुड़ जाता है। जैसे यहाँ से एक टूटा, है ना, यहाँ से क्या टूटा, तो यहाँ पर से 3 4 5 देख रहे हैं पैटर्न, 1 4 3 2 5 6, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इधर का इधर चला गया, तो इस तरह से यहाँ पर 3 हट करके इधर आ गया, है ना। इधर से उधर जुड़ जाता है, विपरीत क्रम में जुड़ जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। यह इन्वर्सन कई तरह का हो सकता है। मान लेते हैं इन्वर्टेड भाग में अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहे तो उस तरह के इन्वर्सन को पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन कहते हैं। अगर इन्वर्टेड भाग में सेंट्रोमियर अब्सेंट हो जाए तो उसको पारासेंट्रिक इन्वर्सन कहते हैं। एक है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में इस क्रोमोसोम का, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम का जीन जो है वो टूट करके दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में अटैच हो जाए। जैसे यहाँ देखे कि यहाँ पर है होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर से क्या हो गया, 1 2 गायब हो गया और 1 2 का स्थान जो है दूसरे क्रोमोसोम का 7 और 8 नंबर जीन ले लिया, है ना। और यहाँ पर जो है दूसरे नॉन होमोलोगस में इसका जो 1 2 गायब हुआ था आकर के ऐड हो गया कहा, इसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में।
तो इस तरह से ट्रांसलोकेशन हो गया, है ना। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में डिटेल से।